नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान अड्डा में। आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए पर्यावरण से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। मैंने पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई वीडियो को, जिसमें मैंने पर्यावरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। और इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1, जो कि है कौन सी गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पाया जाता है। पर्यावरण में ऐसी कौन सी गैस है जिसके कारण पौधों को बहुत ही लॉस होता है, हानि होती है, उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं और आकार में छोटी हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण पौधों में ये सारी हानियां होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्यों को भी हानि होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य सांस नहीं ले पाते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो सकती है। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग किस गैस की वजह से होती है। तो यह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और इसमें क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। देखिए, अब इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है। हम जब भी कोई चीज जलाते हैं तो क्या होता है, वह वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। और अगर कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है तब कौन सी गैस मुक्त होगी? तब मुक्त होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। और दूसरी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कब बनती है? वो बनती है जब कोई चीज इनकम्प्लीट जलती है, जब कोई चीज पूरी तरह से जल नहीं पाती है, तब कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोई चीज इनकम्प्लीट रूप से जलती है तब क्या होता है? तब कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण में मुक्त होती है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है तो वह कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका आंसर होगा एनीमिया। कौन सा रोग है ये? एनीमिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये सारे लक्षण भी याद रखने हैं ताकि आपको आसानी हो सके लर्न करने में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। अगर आप पर्यावरण से रिलेटेड टीचर हैं तब आपको किस चीज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए? और इसका आंसर होगा प्रयोगों पर। अगर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है तो उसको प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज करके सीखते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षक को हमेशा प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण में हम क्या करते हैं? पर्यावरण में हम अपने आसपास की चीजों, जीवों के बारे में बच्चों को बताते हैं। और अगर हम प्रयोगों के द्वारा बच्चों को समझाएंगे तो उनको आसानी से हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और यह क्या है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? और इसका आंसर होगा, वन रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र 19.47% है। कितने परसेंट है? 19.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? और इसका आंसर है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए, अभी के क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्यावरण अध्ययन के टीचर को प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। और इस आंसर में क्या है कि जो भी कक्षा के अंदर की जो शिक्षा है
उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है, उनकी डेली लाइफ से जोड़ना है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? जैसा कि हमने सीखा कि अगर हम पर्यावरण अध्ययन के टीचर हैं तो हमें प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, कक्षीय शिक्षा को बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। तो उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे कि शिक्षार्थियों से कहेंगे कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से हम कर रहे हैं कि उनके बाहरी जीवन को उनकी स्टडी से जोड़ रहे हैं और एक तरीके की छोटी सी एक्टिविटी भी हो गई है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन को अगर हम मिला दें तो हमें ये आंसर मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, हमें प्रयोगों पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने कौन सी पुस्तक तैयार की है? और इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक। कौन सी बुक है जिसके अंदर संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन है? और इसका आंसर होगा रेड डाटा बुक। इसको नोट करिए, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? मतलब एक पेड़ है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक और उसकी जड़ें तब तक जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब इतनी स्पीड से बढ़ती है जमीन के अंदर कि वह पानी तक जब तक ना पहुंच जाए। हमको पता ही है कि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है, पानी की बहुत कमी होती है। तो मतलब बहुत ज्यादा गहराई तक रेगिस्तानी ओक की जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं। तो यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है और यह संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तरुण भारत संघ पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, तो आप इसको नोट करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, मान लीजिए आप टीचर हैं और आप यह क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हैं कि अगर 1 महीने के लिए बिजली नहीं है तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो बच्चों से पूछेंगे तो मतलब इसका उद्देश्य क्या होगा? और इसका उद्देश्य होगा शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। ध्यान से देखिए इस आंसर को। क्या आंसर है? शिक्षार्थियों की कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। जाहिर सी बात है, अगर आप बच्चे से ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा सोचेगा, सोच समझ कर कल्पना करके उसका आंसर देगा। तो हम इससे बच्चों की कल्पना परख कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? और इसका आंसर होगा 1994 में। क्या आंसर है इसका? 1994 में। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ताजमहल का जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका था और मथुरा में जो रिफाइनरीज है उसके पॉल्यूशन की वजह से आगरा में एसिड रेन हो रही थी, जिसकी वजह से ताजमहल का कलर क्या हो रहा था? येलोइश हो रहा था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि वह ताजमहल के क्षेत्र में थोड़े पेड़ पौधे उगाएं ताकि पॉल्यूशन वहां पे कम हो सके। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही आंसर याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। या किस प्रकार से शिक्षार्थियों की मदद करेगा। अब फिर से वही प्रयोगों पर आ गया है, डेली लाइफ से रिलेटेड हो गया है स्टडी। तो अब इसमें कैसे मदद मिलेगी, तो इसका आंसर होगा कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, जो हमें करना चाहिए था, जो हमारा एज अ एनवायरमेंट टीचर उद्देश्य होना चाहिए, वही शीतल कर रही है। अगर उसने जीव जंतुओं से आधारित पाठ पढ़ाया, उसके बाद वो बच्चों को चिड़ियाघर में ले जा करके जीव जंतुओं से अवगत करा सकती है, जीव जंतुओं के बारे में बता सकती है, उनकी फूड हैबिट के बारे में बता सकती है, वो कहाँ रहते हैं, उनके हैबिटेट के बारे में बता सकती है। तो ये क्या हो गया, हमारी जो कक्षा का अधिगम है वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए आंसर को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या है आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में कि आपको सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, और सबसे ज्यादा उपयुक्त जो आंसर होगा वही हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। अभी मैंने डिस्कस भी किया है कि अगर डॉक्टर आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां बोल रहा है खाने के लिए, तो क्या होगा, एनीमिया रोग था ना, तो वो रोग क्या है, वो रोग खून की कमी से ही रिलेटेड है। तो अगर किसी मरीज को खून की कमी है तो उसको आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। तो मतलब ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, और यह तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। बहुत ध्यान से देखिए इस आंसर को, क्या आंसर है ये, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग से मृदा होती है। अगर हम एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे और बहुत सारे केमिकल्स का यूज करेंगे अपनी मिट्टी में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा मिट्टी पर, तो क्या होगा, जो हमारी भूमि है वो बंजर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि उपयोगी होते हैं प्लांट्स के लिए। लेकिन अगर हम एक ही प्रकार का प्लांट उगाएंगे, एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उस मिट्टी के अंदर सब के सब खत्म हो जाएंगे और हमारी भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है सारा आंसर, और अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है, और इसका आंसर होगा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को किन रंगों में देखते हैं। कुछ जानवर रात में जगते हैं तो उन्हें हर चीज कौन से कलर की दिखाई देती है, तो यह दिखाई देती है काले और सफेद रंग की। जो भी जानवर निशाचर होते हैं, रात में जगते हैं, रात्रिचर होते हैं, उन सभी जानवरों को हर एक चीज, प्रत्येक चीज काली और सफेद ही दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिए। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, और यह स्थापित किया गया था गुरु जम्भेश्वर द्वारा। बिश्नोई संप्रदाय गुरु जम्भेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि यह क्यों करता है। कोई भी शिक्षक है वह पढ़ाते समय क्या करता है, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करता है और फिजिकल एक्टिविटीज का प्रयोग करता है। क्यों करता है ऐसा, वह करता है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि हम जितनी इंद्रियां इन्वॉल्व करेंगे उतनी जल्दी और उतनी आसानी से हम चीजों को सीख सकेंगे। तो अगर कोई शिक्षक
ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। ऑडियो सुनाई दे रहा है मतलब अपने कान भी यूज कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है मतलब हम अपनी आंखें भी यूज कर रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स भी यूज कर रहे हैं। का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत लंबे समय के लिए हम चीजों को सीखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है और वह करता है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, और यह क्या है? डिसलेक्सिया मुख्यतः कौन सी समस्या के साथ संबंधित है? डिसलेक्सिया एक बीमारी है जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी चीज को, तो यह मुख्यतः पढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने से रिलेटेड है, जिसमें बच्चे आसानी से किसी भी चीज को पढ़ नहीं पाते, उन्हें पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो यह थे 20 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थे पर्यावरण से रिलेटेड। आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, और अगर आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जिसमें मैं फिर से पर्यावरण से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।